हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा और आज मैं आप लोगों को भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ाने जा रही हूँ। आपने उसमें लिखा होगा कि भारत में विविधता में एकता है। तो विविधता इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम भारत के मैप को देखें तो यहाँ पे आपको विविधता ही देखने को मिलेगी। तो फिर रहन सहन खान पान में विविधता क्यों नहीं आएगी? भाई पहाड़ पे हम मरुस्थल वाले वस्त्र तो पहन नहीं सकते हैं, ना वहां पे उत्पादन मरुस्थलीय क्षेत्र का होगा या पठारी क्षेत्र का की अलग कंडीशन होगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो पर्वत है, मैदान है, प्रायद्वीप है, तटीय मैदान है, मरुस्थल है, द्वीप है। इस वजह से हमारे यहाँ विविधता है और विविधता के साथ हम एकता को लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो कारण है वो उच्चावच और भौतिक लक्षणों की विविधता के कारण है। अब है क्या, यहाँ पे आपका उत्तरी डिग्री अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश यहाँ पे जा रहा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरेगी, फिर 23 1/2 डिग्री कर्क रेखा गुजरेगी, 23 1/2 डिग्री कर्क रेखा यहां से गुजर रही है। तो अंतर होगा, कर्क रेखा का जो पोषण कर्क रेखा जहां से गुजरेगी वहां पे क्या होता है, वहां पे पोषण मरुस्थली आपको देखने को मिलता है। तो उसका एक छोटा सा पार्ट हमारे पास है। अगर हिमालय ना होता तो ये पोषण आपको मरुस्थली ही मिलता। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे उष्ण और उपोष्ण कटिबंध भी है। पहाड़ होने के कारण वहां पे शीतोष्ण कटिबंध भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमें उष्ण कटिबंध भी देखने को मिलेगा, उपोष्ण कटिबंध भी देखने को मिलेगा और शीतोष्ण कटिबंध भी देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो देश का लगभग 10.6% क्षेत्र पर्वतीय है, 10.6% जो है वो क्षेत्र पर्वतीय है, 18.5% यहाँ पे पहाड़ियां हैं, 27.7% पठार हैं और 42.2% मैदान है। मैप में हम जब डायरेक्शन दिखाते हैं तो आपका ये पूर्व होगा, ये पश्चिम होगा, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण का पोषण होगा। तो ध्यान रखिएगा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला हमारे उत्तर और पूर्व की ओर है। अगर हम नीचे दक्षिण की ओर उतरते हैं तो प्रायद्वीप पठार और समुद्र तटीय मैदान हमको देखने को मिलेंगे। और फिर यहाँ पे आपकी है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे है अरब सागर, और ये है आपका हिंद महासागर। अब अगर हम भौगोलिक विभाजन करें तो मुख्य रूप से हम इसको 6 भागों में बांट सकते हैं। उत्तर की पर्वत श्रृंखला आपकी पहली चीज हो जाएगी, पहला पॉइंट हो जाएगा कि पहला आप क्या देख रहे हो, उत्तर में पर्वत देख रहे हैं हम। उत्तर में क्या है, पर्वत है। फिर नीचे उत्तर में मैदान है जो गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। तो उत्तर में मैदान भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर नीचे अगर हम थोड़ा सा उतरेंगे, जो आपका गोंडवाना लैंड का पोर्शन है वो आपका प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। फिर पूर्व साइड और पश्चिम साइड हमें तट के मैदान देखने को मिलेंगे, तट के मैदान देखने को मिलेंगे। फिर मरुस्थल हमें पश्चिम साइड देखने को मिलेगा और द्वीप हमें दोनों साइड देखने को मिलेंगे। तो आपके देखिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप देखने को मिलते हैं। तो अगर हम अपना भौतिक स्वरूप देखें तो हमें पर्वत भी मिल रहे हैं, मैदान भी मिल रहे हैं, पठार भी मिल रहे हैं,
तट के मैदान भी मिल रहे हैं, मरुस्थल भी मिल रहे हैं और द्वीप भी देखने को मिल रहे हैं। और इस पोर्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्तर में पर्वतों का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा और कैसे हुआ है। हमारे यहाँ किस तरह के पर्वत, हमारे यहाँ इट मीन्स भारत में किस तरह के पर्वत हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इनकी चोटियां कैसी हैं और दर्रे कौन कौन से हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसी पे हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिमालय पर्वत की। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो ये जो पर्वत होते हैं, पर्वत मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 4 तरह से आपको पर्वत देखने को मिलेंगे। एक तो वलित पर्वत देखने को मिलेगा, एक आपका जो है ज्वालामुखी उद्गार से पर्वत मिलेगा, अवशिष्ट पर्वत देखने को मिलेंगे और साथ में आपको ब्लॉक पर्वत देखने को मिलेंगे। तो अगर हम 2 चीजें देखें तो अगर बल ऐसे लग रहा है तो यहाँ पे वलित पर्वत का निर्माण होगा। अगर बल ऐसे लग रहा है तो यहाँ पे जो आपका पर्वत का निर्माण होगा, ब्लॉक पर्वत का निर्माण होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि वलित पर्वत में फोर्स ऐसे लगेगा और ब्लॉक पर्वत में फोर्स बाहर की ओर लगेगा। ये मेन है। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है कि जैसे पर्वत प्राचीन काल में बहुत ऊंचा था, धीमे धीमे हवा के कारण, वर्षा के कारण वो क्या हुआ, घिस घिस करके उसकी ऊंचाई छोटी होने लगी, तो अब अवशेष के रूप में, जिसका मुख्य उदाहरण आपको अरावली के रूप में देखने को मिलेगा। ज्वालामुखी उद्गार पर्वत क्या होता है कि ज्वालामुखी जब उद्गार होगा तो अपने साथ जो मैग्मा लेके आता है ना, तो वो ऊपर इकट्ठा कर देगा, तो ऐसे बन जाएगा। तो पर्वतों की क्या विशेषता है? पर्वत वो होते हैं जिसकी ढाल खड़ी होनी चाहिए, स्लोप होनी चाहिए और ये चपटा नहीं होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए। चपटा होगा तो वो तो पठार हो जाएगा। ठीक है, तो पर्वतों की क्या विशेषता है? 1000 के ऊपर का जो ऊंचाई लिए हुए होगा पोर्शन, जिसकी चोटी होगी, वही तो पर्वत होता है। और ये द्वितीय क्रम के होंगे, क्योंकि प्रथम क्रम में क्या हुआ है कि हमारे लैंड एरिया का निर्माण हुआ है, वो प्राथमिक है। द्वितीय श्रेणी में आपके पर्वतों का निर्माण हुआ। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पर्वत किस क्रम के निर्माणक है, तो द्वितीय क्रम के। क्लियर हो रहा है? तो हमारे यहाँ जो पर्वत है वो वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बल जब अंदर की ओर लग रहा है तो उसमें मोड़ पड़ रहा है, वलय पड़ रही है, इसलिए वलित पर्वत भी बोला जाता है। और ब्लॉक पर्वत में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये लैंड एरिया है, ये लैंड एरिया है, यहां पे दरार पड़ेगी तो ये भाग नीचे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो जब ये नीचे चला जाएगा तो ये पोर्शन तो उठा रह जाएगा, मतलब ये पोर्शन तो उठा रह जाएगा और ये भाग नीचे होकर के फिर ये उठा रह जाएगा। तो ये पर्वत इस तरह के बनेंगे ब्लॉक में, और इसमें मोड़ नहीं पड़ रहा। मोड़ क्यों पड़ेगा भाई? क्योंकि आधा भाग खिसक करके ऐसे चला गया, बीच का पोर्शन नीचे चला गया। अब उसी में हो सकता है कि एक जगह पड़ के फिर दूसरी जगह पड़ जाए, फिर तीसरी जगह पड़ जाए, तो ये पोर्शन क्या होगा? ये पोर्शन आपका, अब ये पोर्शन क्या होगा? ये नीचे चला आएगा आपका। इसमें क्या होगा? यहां पे ये पोर्शन ऊपर रह जाएगा, ये पोर्शन ऊपर रह जाएगा, और जो जहां पे दरार पड़ी थी, भ्रंश पड़ा था, वो पोर्शन यहां आ जाएगा। तो जब यहां खिसक जाएगा तो ये बीच में गैप हो जाएगा। ठीक है, तो पर्वत मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं, जिसमें हमारे यहाँ या हिमालय पर्वत जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। वो इसलिए है क्योंकि बल बाहर से अंदर की ओर लग रहा है और उस बल को क्या बोलते हैं? अभिसारी बल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अभिसारी बल के कारण ये प्रक्रिया होगी। ये हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं, 2 प्लेटें टकराएंगी, 2 प्लेट होनी चाहिए, 2 प्लेटें जब टकराएंगी तो कौन सा बल होगा? अभिसारी बल होगा।
अभिसारी बल के कारण ये होगा, और ये जो प्रक्रिया होगी वो संपीडनात्मक होगी। ठीक है, संपीडन होगा यहाँ पे, दोनों ध्यान रखिएगा। संपीडन की प्रक्रिया कहां होगी? वलित पर्वत में। अभिसारी बल किस प्रकार के पर्वतों में लगेगा? तो वो आपके लगेगा वलित पर्वत में। अभिसारी बल आपके ब्लॉक पर्वत में या विशिष्ट पर्वत में या ज्वालामुखी उद्गार वाले पर्वतों में नहीं लगने वाला है। और पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, कितनी कैटेगरीज, उसका वीडियो में अलग बना के दूंगी। ये क्योंकि हिमालय से रिलेटेड है इसलिए इसकी थोड़ी डीप नॉलेज मैं आपको दे रही हूं। अब ये उत्पन्न क्यों हुआ है? हुआ क्या है कि सबसे पहले जो आपकी पृथ्वी थी उस पे एक लैंड पोर्शन था बड़ा सा, और बीच में ये आपका था जलीय क्षेत्र। ठीक है, तो जो आपका लैंड पोर्शन था वो कहलाता था पैंजिया, और ये आपका कहलाता था पैंथालासा। अब पृथ्वी के अंदर भी प्रक्रियाएं चल रही हैं। पृथ्वी अपना भी चक्कर लगा रही है, सूर्य का भी चक्कर लगा रही है, अंदर परिवर्तन भी उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण हुआ क्या कि ये जो है दो भागों में बट गया, एक उत्तरी भाग और बीच ये दक्षिणी भाग। जब ये पैंजिया दो भागों में विखंडित हुआ है, पैंजिया जो एक लैंड पोर्शन था वो पैंजिया कहलाता था, तो जब ये विखंडित हुआ है तो इसका उत्तरी भाग, देखिए ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ। तो जब इसका भाग टूटा है तो उत्तरी भाग कहलाया है अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग कहलाया है गोंडवाना लैंड। क्लियर हो रहा है? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और जो आपका पैंथलासा था वो क्या हो गया है? टेथीस सागर। पृथ्वी पे जल है तो जल क्या है? जहां जगह मिलेगी वहीं भर जाएगा। तो हुआ क्या कि जब लैंड एरिया उधर खिसका है और एक लैंड एरिया इधर खिसका है तो बीच का पोर्शन में जल भर गया है और ये टेथीस सागर कहलाया। और जहां सागर होगा वहां नदियां होंगी, नदियां होंगी तो अपने साथ गाद और मिट्टी भी लाएंगी, गाद मिट्टी लाएंगी तो एक तली पे जब बोझ पड़ेगा तो कोई तो प्रक्रिया उत्पन्न होगी। तो वो क्या प्रक्रिया थी? नदी में नीचे चली जाएगी। अब नीचे जाएगी तो दबाव उत्पन्न होगा, तो किसी भी चीज पे, झोले में आप कोई चीज डालिए ऐसे ही चादर में, तो क्या होगा? नीचे का भाग ऐसे झुकने लगता है और ऊपर का उठ करके उसके पास आता है कि नहीं आता है? वही प्रक्रिया यहाँ पे तो होगी। अब जब ये पास आने लगा तो होगा क्या? ये जो लैंड एरिया था ये खिसकने लगेंगे, जो नदी का ये एरिया है लैंड एरिया ये खिसकने लगेगा और ये भाग ये भी खिसकने लगेगा। जैसे ये मान लीजिए अंगारा लैंड है और ये गोंडवाना लैंड है, तो गोंडवाना लैंड का कुछ पोर्शन इधर खिसकेगा और कुछ ये जो है जो भारी होगा वो नीचे जाएगा, जो हल्का होगा ऊपर आएगा। यही तो हुआ है। यानी हमारा जो गोंडवाना लैंड का जो प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूरेशियाई प्लेट और ये हो गई आपकी इंडियन प्लेट। ठीक है, ये और ये इंडियन प्लेट जाके उधर खिसक रही है। अभी आप प्रेजेंट टाइम में देखिए तो जो आपको लैंड एरिया या जो आपके महाद्वीप है वो सारी किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? अधिकतर विस्तार आपको उत्तर की ओर देखने को मिल रहा है, दक्षिण की ओर विस्तार कम मिल रहा है। और तो ये क्रम पहले से ही तो चला आ रहा था। ठीक है, तो ये जो है जब भारत का जो द्वीप है वो प्रायद्वीप है वो जब इधर खिसका है तो होगा क्या? ये इधर आ रही है ना प्लेटें, यहां पे आपका है टेथीस सागर और यहां पे नदियां जल
गिरा रही हैं, इधर की भी और इधर की भी। तो जब नदियां जल गिरा रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दबाव पड़ेगा। तो ये प्लेट खिसक के उधर और ये प्लेट खिसक के इधर, वो अपनी जगह है बट प्लेटें खिसकने लगेंगी, खींचने लगेगा अपने आप। तो जब खिंचाव उत्पन्न हुआ है तो ये क्या हुआ है, इसके नीचे जाने लगी है। तो ये जब प्लेट इसके नीचे गई है तो जो गाद मिट्टी है वो ऊपर उठने लगा है और उसी तरह से आपके हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। किसी भी कागज को, या कभी आप समुद्र के किनारे गए होंगे तो धीमे धीमे रेत को बढ़ाइएगा तो आपको क्या लगेगा, जिगजैग फॉर्म में वो उठती हुई नजर आएगी। वही प्रक्रिया आपके हिमालय की उत्पत्ति में भी हुई है। और ये एक दिन में नहीं हुआ कि एक दिन में हो गया, इसके लिए कई वर्ष लगे हैं। और धीमे धीमे इसी प्रक्रिया ने आपके ट्रांस हिमालय और हिमालय के पोर्शन को ऊपर उठाया है। ये देखिए अभिनति क्या होता है, अवनति ये भी देख लेते हैं। अभिनति क्या होगा, नीचे, और अपनति ऊपर। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। तो अभी मतलब नीचे, अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर। तो ये ऐसे भी याद कर लेंगे, क्लू पकड़ लीजिएगा। अपनीति मतलब ऊपर जो उठा हुआ पोर्शन होगा, और जो अभी होगा वो नीचे जो झुका हुआ पोर्शन होगा, ये अभिनीति और ये अपनीति। ठीक है, ये वलित पर्वत में मिलेंगे। और यहाँ पे आपको जो प्लेट्स होंगी वो देखिए, एक प्लेट नीचे जाएगी और एक प्लेट उसके ऊपर जाएगी, ये प्रक्रिया होगी, तभी वलित पर्वतों का निर्माण होगा। और यहाँ पे क्या है, ये देखिए इस तरह की चट्टानें मिलेंगी, परतदार। क्यों मिलेंगी, क्योंकि नदियों के द्वारा ये इसका निर्माण हो रहा है। जहां नदियां होंगी वहीं इस तरह की प्लेट मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, या परतदार चट्टानें देखने को मिलेंगी। ज्वालामुखी परतदार चट्टानों का निर्माण थोड़ी ना करेगा, ठीक है ना। हवा इतना बहा के, हाँ एक कंडीशन होती है कि हवा थोड़ा ले जाएगी, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो परतदार चट्टानें वही होंगी जहां समुद्र होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो हमारा हिमालय है वो परतदार चट्टानों से निर्मित है। इसीलिए इसको, इसमें फोल्ड पड़े हैं, क्योंकि प्लेट्स जो है वो अंदर की ओर जा रही हैं। तो ये सारी कंडीशन इसके लिए उत्तरदायी होती हैं, तभी ये पर्वत का निर्माण होता है। किसी भी चीज के लिए एक ही कारण नहीं होता है, ठीक है। सारे कारण जब उसके फेवर में होते हैं तभी किसी चीज का निर्माण होता है। और यही आपके सिलेक्शन के साथ भी है। ठंडी का मौसम है तो इसमें आपको क्या है, तन मन धन से लगना है अपनी तैयारी के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग भी देखते हैं कि सारी चीजें, सारी कंडीशन जब आपके फेवर में है तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो रही है। और ये वलित पर्वत है, क्यों, क्योंकि जो बल है वो अंदर की ओर लग रहा है। ये मेन चीज ध्यान रखिएगा। नदियों के द्वारा निर्मित है तो क्या होगा, यहाँ पे परतदार चट्टानें देखने को मिलेंगी। और इसी में अभिनति और अपनति फोल्डेड माउंटेन में ही मिलेगी। ध्यान रखिएगा कि अपनति और अभिनति कहाँ मिलेगी, जहां पे फोल्डेड माउंटेन होंगे या वलित पर्वत होंगे। अपनति मतलब ऊपर का जो पोर्शन होगा और अभिनति मतलब नीचे, ठीक है। फिर देख लेते हैं कहाँ कैसे फैला है हमारा हिमालय पर्वत। तो हम ये वाला पोर्शन देखेंगे, उत्तर वाला। तो यहां पे आपको यहां से लेकर के यहां अरुणाचल प्रदेश तक आपको अपने हिमालय पर्वत का विस्तार देखने को मिलेगा। अब हिमालय पर्वत में एक ट्रांस हिमालय है और एक हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जिस तरह से हिमालय की उत्पत्ति हुई है उसी तरह से इससे पहले हो चुकी थी। और ये इंडियन प्लेट का हिस्सा नहीं है, जैसे हिमालय इंडियन प्लेट का हिस्सा है। तो ये जो आपका ट्रांस हिमालय है वो इंडियन प्लेट का हिस्सा न होकर के यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा है। तो ये सिद्ध करता है कि इसका की जो उत्पत्ति है वो इससे पहले हो चुकी थी। अब इसमें जो है आपके एक काराकोरम, फिर है लद्दाख, फिर जास्कर, ठीक है।
ये आपकी हो गई काराकोरम, ये हो गई लद्दाख, और ये हो गई आपकी जास्कर। तीन मुख्य श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जो काराकोरम श्रेणी है ये पमीर ग्रंथि से होकर के कैलाश पर्वत तक जाता है। ठीक है, कहां तक? पमीर की गांठ से लेकर के काराकोरम तक जाता है। क्योंकि हम भारत का पढ़ रहे हैं इसलिए हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, काराकोरम, वैसे ये पूरी रेंज इसी की है। अब पमीर की ग्रंथि से क्या हुआ है कि एक चाइना की ओर निकली है रेंज, इसका नाम है कुनलुन। एक अफगानिस्तान की ओर निकली है, उसका नाम है हिंदू कुश। और एक पाकिस्तान की ओर निकली है और जिसका नाम है सुलेमान और किरथर। क्लियर हो रहा है? पहली चीज, ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है। दूसरी चीज, इसकी जो उत्पत्ति है वो पमीर की गांठ से हुई है और पमीर की गांठ से 4 श्रेणियां निकली हैं। जो चाइना की ओर गई है वो आपकी हो गई कुनलुन श्रेणी, जो अफगानिस्तान की ओर गई है वो हो गई हिंदू कुश, जो पाकिस्तान की ओर गई है वो सुलेमान और किरथर श्रेणी, और एक हमारी ओर गई है वो है आपकी काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी पे ही K2 गाडविन ऑस्टिन है जो भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो K2 गाडविन ऑस्टिन। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो वो होगी आपकी कंचनजंगा। और यहाँ पे एक छोटा सा आपको शब्द पकड़ना है कि स्वतंत्र भारत और भारत, तो ये मोस्टली आईएएस वगैरह में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। तो स्वतंत्र भारत इसलिए पूछा गया है कि अभी हमारे कब्जे में जो पोर्शन है वो तो सिक्किम हमारे अंडर में है, लेकिन जो K2 गाडविन ऑस्टिन का क्षेत्र है वो पीओके के अंदर अंतर्गत आ रहा है। इस वजह से वो स्वतंत्र भारत और भारत, तो ध्यान रखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर भारत की सर्वोच्च चोटी पूछी है तो काराकोरम या K2 गाडविन ऑस्टिन है तो वो सही होगा। और वो किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है तो वो है आपकी काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी। तो काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी भी K2 गाडविन ऑस्टिन है और भारत की भी सर्वोच्च चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन ही है। ठीक है, इसके बाद लद्दाख श्रेणी आएगी, उसकी जो सर्वोच्च चोटी होगी वो राकापोशी होगी। और जास्कर है, जास्कर की जो सर्वोच्च चोटी है वो नंगा पर्वत है। तो अगर हिमालय के विस्तार की बात हम लोग ने रटा भी है कि नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक विस्तार है, तो जो नंगा पर्वत है वो किसकी सर्वोच्च चोटी है? आपकी जास्कर श्रेणी की। क्लियर हो गया? तो ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हमने आपको बताई है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम की जो सर्वोच्च चोटी हमने आपको बताई K2 गाडविन ऑस्टिन। अगर हम लद्दाख की बात करें तो राकापोशी, और जास्कर की बात करें तो जो सर्वोच्च चोटी है वो आपकी नंगा पर्वत होगी। क्लियर हो गया? और ये जो आपका काराकोरम श्रेणी है वो भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। अब इसको रखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तरी तो है ही है। देखिए, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, दक्षिण। इसके बाद कोई श्रेणी आपको नजर आ ही नहीं रही है, भारत में कोई और श्रेणी है ही नहीं, तो ये तो उत्तरी होगी होगी। ठीक है, और इसके पूर्व में आपकी कैलाश है, सही है। इसके पश्चिम में हिंदू कुश और इसके सुलेमान और किरथर। तो ये कुछ क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं, जो मैप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़नी है। फिर अब हम लोग आते हैं तो हिमालय की ओर। तो हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहले आपका होगा उच्च हिमालय। अब इसका विस्तार नंगा पर्वत ये है आपका, देखिए, तो नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक इसका विस्तार है। नमचा बरवा ये है, तो नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक इसका विस्तार है। अब ये राज्य कौन सा पड़ेगा? अगर यही जम्मू कश्मीर और
अरुणाचल प्रदेश बोले तो भी तो सही होगा कि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में आपके नंगा पर्वत तक उच्च हिमालय का विस्तार है। सबसे पहली जो या सबसे पहले जिस जो चोटी बनी है या श्रेणी बनी है वो कौन सी है आपकी? उच्च हिमालय। उच्च हिमालय के बाद मध्य हिमालय बना है। ये आपका मध्य हिमालय टूटा फूटा है बीच बीच में। अब टूट फूट का रीजन क्या है? टूट फूट का रीजन यही होगा कि भैया यहाँ से इससे पहले उच्च हिमालय पे जो नदियां थी वो अपने जगह से बह रही थी। अब क्योंकि एकदम से मध्य हिमालय तो निर्मित हो नहीं गया होगा, तो वो क्या उस स्थान को काट दी होंगी। यही तो हुआ है और यही होगा। यानी इनकी जो पूर्ववर्ती नदियां हैं उनके द्वारा ये कटने के कारण बीच बीच में आपको कटा हुआ ये मिलता है। और ये जो है अगर विस्तार हम देखें तो इधर आपको चौड़ाई ज्यादा मिलेगी, 400 के करीब मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 150 के करीब ही आपको यहाँ पे चौड़ाई देखने को मिलती है। और अगर हम इनका विस्तार देखें, देशांतरी विस्तार, तो ये जो विस्तार है वो आपका होगा, जो फैलाव है पृथ्वी पर ज्यादा हो गया, सिर्फ भारत पे ही देखते हैं। तो अगर विस्तार देखें तो यहां से देखिए 22 देशांतर रेखाएं यहां से गुजरेंगी। कितनी? 22 देशांतर। ठीक है। तो इसमें भी 3 श्रेणियां हैं और आपके ट्रांस हिमालय में भी 3 श्रेणियां हैं। तो ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां आपको काराकोरम, लद्दाख और जास्कर बताई थी। और हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक की श्रेणियां। इनका विस्तार अगर चौड़ाई की बात करें तो पश्चिम साइड ज्यादा दिखता है, पूर्व के साइड कम दिखता है। पश्चिम यही हुआ ना, तो पश्चिम साइड में आपको क्या है? कम ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे कम दिख रहा है। और जो सर्वोच्च चोटियां हैं वो कहां देखने को मिलेंगी आपको? इसके मिडिल में, बीच में ही देखने को मिलेंगी। और फिर मध्य हिमालय है, मध्य के बाद आपकी शिवालिक रेंजेस हैं, शिवालिक की श्रेणियां, यहाँ के बाद वो खत्म होती नजर आती है। शिवालिक जो है वो नवीन है। क्यों? क्योंकि अभी भी इसका निर्माण हो रहा है और यहाँ की जो सॉइल है थोड़ी भुरभुरी टाइप की है, पहाड़ गिरते रहते हैं। सबसे मजबूत जो पुराना है आपका उच्च हिमालय। और चंद्रमा, आधे चंद्रमा के आकार का है ये। शेप देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन आपको क्या करना है? सिर्फ समझना है। फिर यहां पे देखें तो कश्मीर घाटी आपकी पड़ेगी, ये फिर कुल्लू घाटी, फिर लाहौल स्पीति। ध्यान रखिएगा, तो कश्मीर के बाद कुल्लू पड़ेगा, कुल्लू के बाद लाहौल स्पीति घाटी पड़ेगी। और आपके मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी सबसे ऊपर पड़ेगी, फिर धौलाधर पड़ेगी, फिर मंसूरी पड़ेगी, फिर महाभारत पड़ेगी, फिर नागटिबा पड़ेगी। तो आपको ये जो श्रेणियां देखने को मिल रही हैं, ये देखिए, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, मंसूरी, महाभारत श्रेणी और नागटिबा श्रेणी। ये सब श्रेणियां आपको कहां देखने को मिलेंगी? मध्य हिमालय के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम विस्तार की बात करें तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। तो विस्तार कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो अगर हिमालय के विस्तार की बात करें तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है और लंबाई कितनी है? 2400 के करीब। ठीक है। तो लंबाई आपकी कितनी है? 2400 किलोमीटर। फैलाव कितने देशांतरों के बीच है? कितना बताया हमने? 22 देशांतर। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं वो होती हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं।
तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे देशांतर रेखाओं का विस्तार देखें तो कितनी देशांतर रेखाएं यहाँ से, तो 22 देशांतरों के बीच इसका विस्तार है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम एशिया की देखें जो 6500 के करीब हैं चोटियां, तो 94 में से 92 आपको यही देखने को मिलेगी। यानी सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में देखने को मिलेगी? अरे पता है भैया कि एवरेस्ट फोल्डेड माउंटेन। क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, सिर्फ ये देखिए। ठीक है, अब विस्तार की अगर हम बात करें कि वो कौन सा या वलित पर्वत का कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ऐसा है वलित पर्वत जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम है या पश्चिम से पूर्व है, तो कौन होगा? हमको हिमालय पता है तो हिमालय पे ही लिख लीजिएगा, और यही है ये। सर्वोच्च चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में मिलेंगी? तो वलित पर्वतों में, क्योंकि माउंट एवरेस्ट किस प्रकार के पर्वत में, इसको रटने की क्या जरूरत है, समझिए, वलित में ही तो है, वही में। तो अब ये पूछा जाए कि इसकी आंतरिक कौन सी है, तो जाहिर सी बात है आंतरिक जो उच्च श्रेणी है वही तो है। फिर आपकी लघु आ जाएगी, फिर आपकी वायु हिमालय या शिवालिक की श्रेणी आ जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और इनमें जो मोड़ है वो क्षयी मोड़, द्विवाखंडी मोड़ और उल्टी भ्रंश वाले मोड़ देखने को मिलेंगे। तो कहां कहां ये मिलेंगे? तो क्षयी मोड़ कहां पे देखने को मिलेगा? हिमालय में। ग्रीवाखंडी मोड़ कहां पे मिलेगा? हिमालय में। और भ्रंश वाला जो मोड़ है वो कहां देखने को मिलेगा? वो आपका मिलेगा हिमालय में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि उल्टी भ्रंश, ग्रीवाखंडी और क्षयी मोड़। क्षयी मोड़ वो होता है जिसमें 10 डिग्री से लेकर के 80 डिग्री तक का जो झुकाव है वो देखने को मिले, तो वो क्षयी मोड़ है। ग्रीवाखंडी बड़ा टुकड़ा के ऊपर छोटा टुकड़ा आ जाए तो वो होगा, और अगर हम भ्रंशी की बात करें तो छोटे के ऊपर बड़ा अगर टुकड़ा आ जाए या पर्वत आ जाए। ठीक है, तो ये सारे मोड़ आपको कहां देखने को मिलेंगे? ये सारे मोड़ आपको देखने को मिलेंगे हिमालय की रेंजों में। कहीं कहीं क्षयी लिखा रहता है, कहीं कहीं क्षयी लिखा रहता है, तो ध्यान दे दीजिएगा। क्षयी, ग्रीवा और क्षयी या क्षयी, ग्रीवाखंडी मोड़ और भ्रंश वाला भ्रंश मोड़। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको कहां देखने को मिलेंगी? हिमालय में ही देखने को मिलेंगे। अभी तक हमने आपको पर्वत क्या होते हैं वो बताया, कितने प्रकार के, साथ में हमने ये बताया कि हमारा जो फोल्डेड माउंटेन है, या हमारा नहीं कैसे हिमालय का, हिमालय जो है वो फोल्डेड माउंटेन क्यों है, और कौन सी थ्योरी काम कर रही थी। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आपको समझाया हमने, पहाड़ों की क्या विशेषता है वो बताया, किस क्रम के हैं वो बताया, साथ में हमने ट्रांस हिमालय की बात करी, और हमने हिमालय की बात करी। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ट्रांस हिमालय में जो पूर्ववर्ती नदियां हैं उसका उद्गम स्थल भी होगा ट्रांस हिमालय। क्यों? क्योंकि जब उसका निर्माण हो रहा था तो उस पे बड़े बड़े ग्लेशियर बनेंगे। ठीक है, तो जो ग्लेशियर बने हैं वही पिघल करके नदियों के माध्यम से बहेंगे। तो इससे पहले क्या हुआ है कि यहां से आपने देखा है कि सिंधु नदी आपकी जाएगी लद्दाख और जास्कर के बीच से, फिर सतलज नदी, फिर ब्रह्मपुत्र नदी। ये पूर्ववर्ती नदियां क्यों हैं? इसलिए हैं कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले ये जैसे बह रही थी वैसे ही बह रही है। उन्होंने अपना रास्ता परिवर्तित नहीं किया है, बल्कि उस जगह को वो काट के आगे बढ़ती चली गई है, ढाल का पालन नहीं किया है। अब ढाल का पालन करेगा कौन? वो
जो बाद में निर्मित होंगी, जैसे उच्च हिमालय वाली जो नदियां होंगी वो ढाल का पालन करेंगी, लेकिन इसकी ढाल का पालन नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि ये निर्माण अवस्था में है। अब मान लीजिए कि शिवालिक की अभी ऊपर उठ रहा है, लेकिन हमको तो पता चल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा कि एकदम से कठोर हो जाएगा। दाब और ताप की जब प्रक्रिया होगी तब तो वो कठोर होगा, अभी तो वो उठ ही रहा है। तो जब वो उठ रहा है तो जो सॉफ्ट कंकड़ पत्थर होंगे वो तो आराम से नदियां बहा के ले जाएंगी गाद और मिट्टी के रूप में। और यही कारण है कि जो आपकी हिमालयी नदियां हैं वो डेल्टा बना रही हैं। ये भी तो एक रीजन है। क्यों? क्योंकि अपने साथ गाद और मिट्टी ज्यादा बहा के मिलने जा रही है। तो पूर्ववर्ती नदियों का उद्गम स्थल आपका कौन होगा? पूर्ववर्ती नदियों का उद्गम स्थल जो आपके ट्रांस हिमालय हैं वो होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्रांस हिमालय पूर्ववर्ती नदियों का उद्गम, और जो पूर्ववर्ती नदियां हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र हैं। क्यों हैं? क्यों? क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति से पहले वो वहां से बह रही थी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन कहीं कहीं गंगा लिखा रहता है तो ध्यान रखिएगा कि गंगा जो है वो मध्य हिमालय और शिवालिक की पूर्ववर्ती है, क्योंकि वो उच्च हिमालय से निकल रही है, लेकिन वो ट्रांस हिमालय की पूर्ववर्ती नहीं होंगी। तो अगर ऑप्शन में सिंधु दिया हो, सतलज दिया हो, ब्रह्मपुत्र दिया हो तो पूर्ववर्ती नदी लिखा हो तो उन्हीं पे टिक लगाइएगा। अगर ये नहीं दिया है और गंगा भी साथ में है तो उस पे टिक लगाइएगा। ठीक है, तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आशा है क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अब हम लोग थोड़ा डीप स्टडी करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय ये देखिए, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और ये कैलाश श्रेणी है आपकी। देखिए ये कैलाश श्रेणी, और ये आपका हमने क्या पमीर की गांठ से बताया, ये आपका हो गया इधर कुल्लू श्रेणी, और ये हिंदुकुश श्रेणी, और सुलेमान और किरथर श्रेणी, ये है आपकी कैलाश श्रेणी। तो इसी का जो भाग है वो कैलाश श्रेणी है। और यही मानसरोवर झील से, ये देखिए मानसरोवर झील है, यहीं से आपकी निकलती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी किन दो के बीच में है? तो काराकोरम को छोड़ दीजिएगा, लद्दाख और जास्कर के बीच में है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फिर आपकी निकलेगी सतलज नदी, ये देखिए, और यहीं पे ये दर्रा पड़ेगा आपका। ठीक, और यहां से आपकी निकलेगी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, तो इसकी जो लंबाई है ट्रांस हिमालय की, तो इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। कितनी है? 965। याद कर लीजिएगा, ये तो याद करना ही पड़ेगा, फैक्ट्स जो है। और 965 किलोमीटर लंबाई है और सादी चट्टानों से निर्मित है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है भाई। जहां नदियां होंगी वहां अवसाद होगा। अवसाद कहां होगा? ज्वालामुखी उद्गार वाले क्षेत्र पे तो होगा नहीं। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार अगर होगा तो वहां पे क्या होगा? पठारी क्षेत्र निर्मित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अवसादी चट्टानों से निर्मित होगा। और अगर हम काल की बात करें तो टर्शियरी से लेकर के कैम्ब्रियन तक हुआ है। तो काल अभी आप टेंशन मत लीजिएगा, एक अलग वीडियो बना करके पूरा काल मैं समझा दूंगी। ये बीच में आया है इस वजह से मैं बता रही हूँ, तो इसको रख लीजिएगा। लेकिन एक वीडियो मैं काल का अलग से बना दूंगी, जो हमारा विभाजन हुआ है कालों का। ठीक है, तो ये जो चट्टाने हैं वो टर्शियरी से लेकर के कैम्ब्रियन तक इनकी उत्पत्ति हुई है। अब हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे यहां पे क्या है? काराकोरम, फिर क्या है? लद्दाख, फिर क्या है? जास्कर। अब नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, और ये है आपका राकापोशी, और ये है आपका केटू, गार्डविन, ऑस्टिन।
ठीक है। अब काराकोरम की सर्वोच्च चोटी कौन सी हुई? केटू गाढवी आसन। लद्दाख की कौन सी हो गई? काराकोरम। जास्कर की कौन सी हो गई? नंगा पर्वत। और सिंधु नदी किसके बीच से निकल रही है? इन दोनों के बीच से। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच से बह रही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अगर हम राका पोशी की बात करें तो ये यहाँ पे है, देखिए। ठीक है, फिर नंगा पर्वत और नंगा पर्वत से ही आपके हिमालय पर्वत, इसके बाद नंगा पर्वत से लेकर के ये आपका हिमालय पर्वत, उच्च हिमालय, ये आपका हो गया मध्य हिमालय, और ये हो गई आपकी शिवालिक। ये कटाफटा नदियों के कारण है। ठीक है, शिवालिक। अगर हम विस्तार देखें तो यहाँ पे ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ कम होता चला गया है। जो उच्च पर्वत श्रेणियां हैं वो आपको मिडिल में देखने को मिलेंगी, और आपका कटाव ज्यादा मिलेगा जो आपकी मध्य हिमालय है उसमें, कारण नदी। ठीक है, और जो निर्माण है वो आपका अवसादी चट्टानों से होगा। फिर तीनों के बारे में एक साथ देख लेते हैं। भारत की सबसे उत्तरी पर्वत कौन सा होगा? काराकोरम श्रेणी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन ट्रांस हिमालय होता तो वो सही होता। क्यों? क्योंकि ये ट्रांस हिमालय का ही भाग है। अगर ये नहीं पूछा है, ये पूछा है, तो सबसे उत्तरी पर्वत हमारा कौन सा है? काराकोरम श्रेणी ही तो है। ठीक, तो काराकोरम श्रेणी हमारा सबसे उत्तरी पर्वत है। क्यों है ये हमने आपको बताया था कि अगर ये देखो तो सबसे उत्तरी यही तो हुआ, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, तो सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण, सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम, तो सबसे उत्तरी है, सही है। उच्च एशिया की रीढ़ इसको बोला जाता है। सबसे ऊंची चोटी गाढवी आसन या माउंट केटू है, तो केटू गाढवी आसन ध्यान रखिएगा, तो केटू पूछा जाएगा तो भी सही होगा, और केटू गाढवी आसन पूछा जाएगा तो भी सही होगा। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई हमेशा मीटर में ही देखिएगा, किलोमीटर लिखा होगा तो वो मत करिएगा। तो इसकी जो ऊंचाई है केटू की वो कितनी है? 8611, 8611। कितनी है? 8611। केटू किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो काराकोरम श्रेणी की। भारत की भी ये सर्वोच्च चोटी है। क्यों? क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है, भारत में तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है 8611, ध्यान रखिएगा 8611, 4-5 बारी बोल लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। चीजें देख के याद करिए, मजा आएगा। पढ़ाई को एंजॉय करिए। ठीक है, पढ़ाई को बोझ मत समझिए, यही जो है आपका को सबसे उच्च स्थान पे पहुंचा सकती है। ठीक है, तो ये तो बोझ है ही नहीं, इसको एंजॉय करिए। एंजॉय करेंगे तो चीजें और अच्छी तरह तैयार होंगी, और साथ में होगा क्या कि आप क्वेश्चन अपने आप से करना शुरू करिए। अगर ऐसे नहीं पूछा तो कैसे पूछेगा? इससे ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जिस दिन आप उसमें घुलना शुरू कर दोगे ना, और क्वेश्चन ढूंढना शुरू कर दोगे, तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, पढ़िए कम, चिंतन और मनन की प्रक्रिया बढ़ा दीजिए। अपनी इंद्रियों को एकदम अलर्ट कर दीजिए। आंख, आपके कान, आपका मुंह, तीनों काम करने चाहिए। ऐसा नहीं रजाई के अंदर बैठे और सो गए और किताब बेचारी पढ़ रही है और हम सो रहे हैं। ठीक है, तो वो मत करिएगा, क्योंकि भ्रम जो है वो हमें पता होता है कि हमने कितनी तैयारी करी है, तो भ्रम में मत रहिए। सिलेक्शन बिना मेहनत के नहीं मिलेगा। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। क्यों? जैसे ही आप समाज में या बीच में किसी के बैठेंगे तो आपकी योग्यता खुद ही दिखने लगेगी।
तो उस योग्यता को आपको पैदा करना ही पड़ेगा अगर आप किसी भी उच्च पद पे जाना चाहते हैं तो। उसको हम छुपा नहीं सकते, या हम भगवान पे या किसी पे ये नहीं कह सकते कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये चमत्कार नहीं है। मेहनत पहले करिए फिर तो चमत्कार होंगे। बिना मेहनत के चमत्कार कैसे हो जाएगा? फिर वो तो जो मेहनत कर रहा है उसके साथ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चीजें समझिए, देखिए कितना इजी है। अगर हम ये रखते तो हमें ये टफ लगता, समझिए। तो ये तो कभी भी आपको भूलेगा ही नहीं। 8611 कौन है? आपके काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। अब केटू उत्तरी भी तो है, ठीक है। फिर काराकोरम की नुब्रा घाटी में भारत का सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर, यहीं पे आपका सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सी घाटी है? नुब्रा घाटी, ध्यान रखिएगा। तो नुब्रा घाटी कहां पे है? तो काराकोरम श्रेणी में। नुब्रा घाटी कहां है? काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी में ही कौन सा ग्लेशियर है? वो आपका है सियाचिन ग्लेशियर। और कितना है? तो 76.44 किलोमीटर। इसके अलावा यहां पे बियाफो है, बाल्टोरा है और बियाफो। चलिए इसको फिर से समझा देते हैं। अब देखिए ये आपका, ठीक है, तो यहां पे आपका बियाफो, बाल्टेरो, और ये दोनों किस घाटी पे हैं ये पूछा जाता है तो शिगार, ध्यान रखिएगा, शिगार घाटी। कौन सी घाटी है? शिगार घाटी। और सबसे ज्यादा ग्लेशियर किस श्रेणी में मिलेंगे? जाहिर सी बात है, जो सबसे ऊंचा होगा। तो सबसे ऊंचा कौन सा है? मतलब ऊंचाई देखें तो सबसे उत्तरी पर्वत। और आप सोच रहे होंगे मन में, हरा भरा होगा, पेड़ पौधे होंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, ट्रांस हिमालय में शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे आपको छोटी छोटी घासें टाइप की मिल जाएंगी, नंगे पर्वत आपको मिलेंगे और उस पे जो है बर्फ पड़ी हुई मिलेगी। और जहां बर्फ ज्यादा होगी वहां पेड़ पौधे कैसे उगेंगे? ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, जब बर्फ ज्यादा पड़ रही है, ठंडा क्षेत्र है, ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको ग्लेशियर ज्यादा मिलेंगे। अब कौन कौन से ग्लेशियर हैं? तो यहाँ पे जो शिगार घाटी में ग्लेशियर है वो बियाफो और बाल्टेरो, बियाफो और बाल्टेरो, ठीक है। तो शिगार घाटी में कौन से ग्लेशियर? बियाफो और बाल्टेरो। बियाफो और बाल्टेरो किस में है? तो शिगार घाटी में, ठीक है। और ये किस श्रेणी में है? तो काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी के किधर है? तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम साइड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हिस्पर जो है वो पड़ेगा आपका, हिस्पर ग्लेशियर। ये हिस्पर जो ग्लेशियर है वो आपका बातूर ग्लेशियर पड़ेगा हिंज घाटी में। हिस्पर और बातूर दो पड़ जाएंगे। बातूर, ये जो घाटी है वो हिंज घाटी है, ठीक है। शिगार घाटी कहां पे है? काराकोरम श्रेणी में। शिगार घाटी में कौन से दो ग्लेशियर हैं? बियाफो और बाल्टेरो। और हिस्पर और बातूर किस घाटी में है? तो हिंज घाटी। हिंज घाटी कहां पे है? तो ये काराकोरम श्रेणी में। और इसके बाद हमने आपको जो बताया है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी, यहां पे कौन सा ग्लेशियर है ये बताने की जरूरत नहीं है, सियाचिन याद रखिएगा। लिखने में थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शिगार घाटी में कौन सा है? बियाफो, बाल्टेरो, हिस्पर और बातूर। हिंज घाटी, ह से हिस्पर, ब से बातूर। ये हिंज घाटी तो तीन ब से है, एक ह से है और एक आपका स से है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, बियाफो, बाल्टेरो शिगार घाटी में, हिस्पर और बातूर। हिस्पर जो है बातें बहुत करता है, तो हिस्पर और बातूर आपकी हिंज घाटी में हो गया और नुब्रा सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में। तो तीनों घाटियां आपके काराकोरम श्रेणी में। यहाँ पे सबसे ज्यादा या बड़े बड़े ग्लेशियर हैं और यहीं से श्योक नदी निकलती है, ठीक है। तो जो श्योक नदी है
वो किन दो के बीच है? तो ये हो गया आपका काराकोरम और ये हो गया आपका लद्दाख। ठीक है, तो जो श्योक नदी है वो काराकोरम और लद्दाख के बीच, और लद्दाख और जास्कर के बीच कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? फिर हम आते हैं लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी आपकी ठीक है, काराकोरम के बाद लद्दाख आपका आएगा। लद्दाख लेह के उत्तर में तथा काराकोरम के दक्षिण में। अब लेह के उत्तर में है क्योंकि लेह यहां पे है। ठीक, तो इसका उत्तर कौन सा हुआ? लेह का यही तो उत्तर हुआ। ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ, ये दक्षिण हुआ। तो लेह के उत्तर में और काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में, तो सही है। क्यों? क्योंकि इसका जो पूर्व है ये है, पश्चिम ये है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। तो इसके दक्षिण में है तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार आपके मैप दिमाग में बस गया तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाने वाले हैं। सर्वोच्च चोटी जैसे हमने आपको बताया था कौन सी है? राकापोशी। और इसकी विशेषता क्या है कि ये विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। तो विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी किस श्रेणी में है? तो ट्रांस हिमालय में। अगर ट्रांस हिमालय नहीं दिया है और इन्होंने लद्दाख दिया है तो भी तो सही होगा। और किधर है? या विश्व की सबसे ऊंची जो श्रेणी है लद्दाख के किस साइड में है? तो लद्दाख श्रेणी के पश्चिम साइड में है। लेह के उत्तर में कौन सी श्रेणी है? तो लेह के उत्तर में आपकी लद्दाख श्रेणी है। काराकोरम के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? तो ये कौन सी श्रेणी होगी? आपकी लद्दाख श्रेणी होगी। या कैलाश पर्वत के किस ओर है ये? तो अगर पश्चिम पूछा कैलाश श्रेणी के तो पश्चिम साइड में आपकी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां आ जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको सिर्फ समझना है कि वो कैसे पूछ रहा है। हर चीज रटी नहीं जाती है। रटेंगे तो जिस तरह से मोबाइल में अगर ज्यादा हो जाता तो आप क्या करते हो? डिलीट करते हो। वैसे आपका दिमाग डिलीट कर देगा, इंपॉर्टेंट चीजें डिलीट कर देगा, और जो ऐसी वैसी चीजें होंगी जिसमें आपको बहुत आनंद की अनुभूति होती है। अगर अभी मैं आपको और कहीं किसी की या कहते हैं परपंच करूं तो आपको बहुत मजा आने वाला है, लेकिन वो मैं कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो अब मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि उसमें आपको दिमाग लगाना नहीं है, स्टोर करना नहीं है। दिमाग को लगेगा यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको स्टोर कर लो। तो भैया अच्छी चीजें आएंगी कैसे? तो उसको हटाना है आपको, चीजें समझनी है। हर चीज रटी नहीं जाती है, रटेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। अपने रूम में आप खूब चीजें भर दीजिए तो आपको लगेगा यार कहीं तो कुछ जगह मिले, चलने की जगह ही नहीं। तो उसी तरह से दिमाग को भी खाली करिए, समझाइए चीजें। क्वेश्चन अगर बदल के दे दिया जाएगा तो फिर भूल जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं सर्वोच्च चोटी केटू गाडविन आस्टिन, अरे रटने की क्या जरूरत, समझ लो ना एक दो बारी। तो फिर कभी भी अगर आप 90 के भी हो जाओगे तो भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता लोगे। वही चीज आपको करनी है, 90 की होने की जरूरत नहीं है, इससे पहले याद कर लीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो है राकापोशी विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली है। तो राकापोशी किसकी उच्च श्रेणी है? एक तो लद्दाख की उच्च श्रेणी है। किस साइड में है लद्दाख के? तो पश्चिम साइड में है। काराकोरम के किस साइड में है? तो काराकोरम के दक्षिण साइड में है। ठीक है, अगर दक्षिण पश्चिम बोला जाए तो भी सही होगा। चीजें समझ में आ रही? तो इसी तरह से आपको ध्यान रखनी है। और लेह सिंधु नदी के दाएं है, और लेह जो है वो सिंधु नदी के दाएं है। अब जैसे नदी बह रही है ऐसे सिंधु नदी, तो इसका दाया ये हुआ, यानी लेह है फिर सिंधु नदी है, यानी सिंधु नदी यहां से बहेगी। ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी यहां से निकलेगी तभी तो ये दाया होगा। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी ऐसे बह रही है तो इसका ये दाया हुआ, ये बाया हुआ। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। फिर हम आते हैं जास्कर श्रेणी में।
फिर इसके बाद आपकी जो श्रेणी पड़ेगी वो पड़ेगी जास्कर। समझाने की वजह से थोड़े शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो सिंधु नदी की घाटी लद्दाख और जास्कर के बीच में है, जैसा हमने बोला कि ये आपकी है सिंधु नदी। लेह के दाहिने, सिंधु नदी लेह का के दाहिने साइड लेह है और ये उसके दक्षिण साइड में है, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन पर हो तो देख लीजिएगा एक बार। फिर आपका पड़ेगा जास्कर। जास्कर जो है सबसे ऊंची चोटी इसकी नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत बोला जाता है, लेकिन एक और चोटी है, अगर वो नंगा ना दिया जाए तो नुनकुन पर्वत दिया जाए तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जास्कर में दो आपको याद रखने हैं, एक तो नंगा पर्वत और दूसरा आपको याद रखना है नूनकुन, ठीक है। तो दो ध्यान रखिएगा, नंगा पर्वत और नूनकुन। अगर नंगा पर्वत नहीं दिया है, अगर ये दिया है तो ये सही होगा, ठीक है। और यहाँ पे दर्रे हैं, माड़ा दर्रा कहाँ, जास्कर श्रेणी में है। नीति दर्रा कहाँ, ये आपका जास्कर श्रेणी में। इसके अलावा लिबू लेक और किंगरी बिंगरी आपके पड़ेंगे जास्कर श्रेणी में। क्लियर हो रही है चीजें, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी के बाद जास्कर श्रेणी के बाद आपका शुरू हो जाएगा सचर जोन। सचर जोन, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इसके बाद आपका शुरू होगा उच्च हिमालय, ठीक है। यानी ट्रांस हिमालय को और उच्च हिमालय को कौन अलग कर रहा है, सचर जोन अलग करेगा, तो ध्यान रखिएगा। और दर्रे क्या होते हैं, नदियों के द्वारा जो पर्वत ऐसे ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है। अब उठ रहे हैं तो क्यों, क्योंकि एकदम से इतनी ऊंचाई तो लिए नहीं, पहले इतने उठे होंगे। तो जब ये पोर्शन इतना उठ रहा है तो क्या होगा, जो नदी जैसे बह रही हो वहती रहेगी। तो नदी जो बह रही है तो नदी स्थान भी तो इधर उधर परिवर्तित करती है। तो ये जो जगह होगी ये यहाँ पे थोड़ी सी बच जाएगी। तो होगा क्या कि हम नदी के किनारे किनारे यहां से दूसरे पर्वत पे जा सकते हैं, दूसरी जगह पे। पर्वत को पूरा चढ़ के पार करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उधर नदियों के द्वारा निर्मित है, प्राकृतिक है। जैसे आप देखते हैं ना बीच में सुरंग बनाई जाती है, उस तरह से पासेज हैं एक तरीके से। क्लियर हो रहा है? ट्रांस हिमालय मैं आपको समझा चुकी हूं। देखिए ट्रांस हिमालय की स्थिति ये है। फिर हिमालय नंगा पर्वत से आपका कहाँ है, नमचा बरवा तक। और इसी में ही जो उच्च हिमालय है वहीं पे आपकी सर्वोच्च चोटी है। ज्यादा अगर हम देखें तो बीच में आपको देखने को मिल रहा है। चौड़ाई की बात करें तो इधर ज्यादा चौड़ा है, इधर कम चौड़ा है। और अगर हम विस्तार की बात करें तो जैसा हमने बोला कि 22 देशांतर रेखाएं इसके बीच से गुजरी हुई हैं। फिर हमने आपको बताया था कि राज्य अगर हम देखें तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। इसके बाद मुड़ गया है क्योंकि जो भ्रंश है ना, बीच में यहाँ पे भ्रंश था और नदियों के द्वारा जो गाद और मिट्टी लाया गया उससे वो भर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका जब हम दक्षिण का पठारी क्षेत्र पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो ये क्या है, ये मुड़ गया है और ये कहां तक गया है, आपके अंडमान निकोबार तक। जो अंडमान निकोबार द्वीप है वो इन्हीं हिमालय का ही पार्ट है। अगर हम देखें तो लग रहा है हमारे ही सेफ्टी के लिए ये बना दिया गया है, ठीक है। ये 3 मुख्य श्रेणियां हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। हिमालय की 4 प्रमुख समानांतर श्रेणियां, ये गलत लिख दिया गया है, 3 ही है। हिमालय की तो 4 है, लेकिन अगर आप हिमालय पर्वत की बात करें तो यहाँ पे 3 मिलेंगी। वृहद हिमालय जिसको महान हिमालय बोलते हैं, लघु हिमालय और बाह्य या शिवालिक की श्रेणियां। शिवालिक को बाह्य हिमालय इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अभी भी इसकी उत्पत्ति हो रही है और साथ में हम ये बाहरी भाग पड़ता है,
ठीक है, तो चलिए वृहद हिमालय की बात करते हैं। हिमालय की सर्वोच्च तथा सबसे ऊपरी श्रेणी है ये। ठीक है, तो हिमालय की सर्वोच्च और सबसे ऊपरी अगर हम बात करें तो कौन सी है? जाहिर सी बात है उच्च हिमालय, क्योंकि इसी का निर्माण सबसे पहले हुआ है। फिर ये इसका निर्माण आंतरिक भाग आर्कियन शैलो से और ग्रेनाइट नीच यहां जाएगी तो ये क्या होगा? अब आपको भी पता है कि पृथ्वी पर क्या है, ये आपका है भूपर्पटी, मेंटल और कोर। तो मेंटल के भी भाग को टच करेगी तो यहां का जो मैग्मा होगा वो ज्वालामुखी उद्गार के रूप में ऊपर आएगा। तो ज्वालामुखी हो सकता है कि बिल्कुल ऊपर ना आ पाए, वहीं पे रह जाएगा, लेकिन वो प्रक्रिया होगी और भूकंप भी आएगा। तो जब ऐसा हुआ होगा तो जो इसके अंदर है वहां पे क्या है, मैग्मा के द्वारा ही आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहां पे क्या मिल रहा है? ग्रेनाइट मिल रहा है। ग्रेनाइट कहां मिलेगा? जहां पे ज्वालामुखी उद्गार हुआ होगा। साथ में नीस और शिस्ट भी आपको यहां पे मिलेगा, नीस के साथ साथ शिस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जो इसका आंतरिक भाग है वहां पे ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट देखने को मिलेगा। और ऊपर के भाग की बात करें तो जो ऊपर होगा वही तो आएगा। तो नदियों द्वारा जो गाद और मिट्टी इकट्ठा करी गई थी वही ऊपर आएगा। क्लियर हो रही चीजें? अब ये हुआ क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारे उच्च हिमालय की उत्पत्ति हुई है या महान हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, या वृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो यहां पे क्या होगा कि नीचे आपको क्या मिलेगा? ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट। आशा है क्लियर हो रहा होगा। और ऊपर क्या मिलेगा? यहां पे कायांतरित आसाद सैल मिलेंगे। कोई भी चीज ऊपर उठ रही है तो नीचे फोर्स लगेगा तभी तो उठेगी। अब वो फोर्स किसका हो सकता है? ज्वालामुखी का हो सकता है, जो आपके सरफेस पे नहीं आ पाया है लेकिन उसने उठा दिया उस पोर्शन को। ठीक है, तो जब हम पहाड़ पढ़ेंगे तो ये प्रक्रियाएं आएंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अंदर अगर हम देखें तो हमको ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट मिल रहा है और ऊपर का भाग ऊपर उठ रहा है ना, उसको हमने काटा तो है नहीं। तो वहां पे क्या मिलेगा? नदियों के द्वारा जो अवसाद इकट्ठे करे गए हैं वो देखने को मिलेंगे। और ये वृहद हिमालय मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग है। ठीक है, अब हमने आपको बोला कि ट्रांस हिमालय का मतलब अगर ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों आ रही है, या जास्कर बोला जाए, जास्कर और आपका उच्च हिमालय कौन सा था? सचर जोन था या हिंज लाइन? ठीक है, और उच्च हिमालय और मध्य हिमालय किसके द्वारा अलग हो रहे हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। सेंट्रल थ्रस्ट क्लियर हो रहा है? सचर जोन के द्वारा कौन अलग हुआ है? या हिंज लाइन हो तो भी कंफ्यूज मत होइएगा। हिंज लाइन के द्वारा आपका ट्रांस हिमालय और उच्च हिमालय अलग हो रहा है। उच्च हिमालय और मध्य हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग हो रहा है। क्लियर हो रहा है? फिर औसत ऊंचाई 6100 मीटर, यानी जो यहाँ पे अधिकतर जो पर्वत पाए जाएंगे वो 6100 मीटर के एबव पाए जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे लंबाई कितनी है? 2400 से लेकर के 2500 किलोमीटर लंबाई है और चौड़ाई 25 किलोमीटर यहाँ पे मिलेगी। पश्चिम में नंगा पर्वत से, पूर्व में नमचा बरवा, ये मैं बता चुकी हूँ। नंगा पर्वत से यहाँ पे नमचा बरवा वहां तक विस्तार है। सिंध नदी के गार्ज से भी बोल सकते हैं क्योंकि सिंधु नदी वहीं से मुड़ गई है आगे से। ठीक है, तो सिंधु नदी के गार्ज से अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला है। ये भी सही हो सकता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ से ये फैला, तकी तो फैला है, इसके बाद मुड़ गया है। संसार की सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहां मिलेंगी? जैसा कि हमने बताया कि उच्च हिमालय पे तो यहीं पे मिल रही है।
सारे पॉइंट सिर्फ समझने हैं, रटना कुछ नहीं है। रटेंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति होगी, और कितना रटोगे यार। ठीक है, समझिए। तो अगर आप बड़ी पोस्ट के लिए जा रहे हैं सिविल सर्विसेज में, तो उसमें आपको समझ विकसित करनी है। पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिर्फ पढ़ाई ही सिलेक्शन दिलाती होती तो आपका आयोग कहता कि आप 80% या 90% लेके आइए। आपको क्या बोला जाता है कि सिर्फ आप पास होकर के आ जाइए। तो क्या पढ़ाई देखी जा रही है? नहीं। ठीक है, तो समझ विकसित करिए। सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहां मिलेंगी? उच्च हिमालय में। कहां विस्तार है? नंगा पर्वत से नमचा बरवा। नमचा बरवा कहां है? अरुणाचल प्रदेश। और नंगा पर्वत कहां पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। फिर अगर हम यहाँ पे सिंध नदी गाज बोले तो सही है, क्योंकि सिंध नदी गाज इधर ही तो है, पश्चिम साइड में। और ब्रह्मपुत्र नदी बोले कि मोड़ तक, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये भी सही होगा। सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहां मिलेंगी? उच्च हिमालय में। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो आपको कहां देखने को मिलेगी? उच्च हिमालय में। इसके अलावा कंचनजंगा, जो भारत स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी, और अगर भारत की बोले तो दूसरी, क्योंकि पहली तो केटू घाट भी नास्टिन है, तो ये आपको सिक्किम में है, ये मिलेगी। धौलागिरी मिलेगी, चौचौ, लाहौते और अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ और केदारनाथ। बद्रीनाथ और केदारनाथ की श्रेणी में मिलेंगे, तो उच्च हिमालय की श्रेणी में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हो रहा है? ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन के द्वारा अलग है। हिंज लाइन, सचर जोन या हिंज लाइन, ठीक है। और इसका जो निर्माण हुआ है ओलिगोसीन युग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व, इसको रट लीजिएगा। ठीक है, इसमें पूरे में से सिर्फ इसको आपको रटना है। इसलिए रटना है क्योंकि ये चैप्टर अभी हमने नहीं पढ़ाया है। जिस दिन हम पढ़ा लेंगे उस दिन रटने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, समझिए। आशा है क्लियर हो गया होगा। कौन कौन से पॉइंट हैं? हिमालय सर्वोच्च तथा ऊपरी श्रेणी है, सही है, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। फिर ये आंतरिक भाग ग्रेनाइट आर्कियन शैलों से क्यों बना है? क्यों? क्योंकि जो प्लेट नीचे जाएगी तो वो क्या है, मेटल को भी तो टच करेगी, तो मेटल को टच करेगी तो विस्फोट, ज्वालामुखी निकलेगा, मैग्मा निकलेगा, तो मैग्मा दबाव देगा तभी तो ऊपर पोर्शन उठेगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रक्रिया हुई होगी। ऊपरी भाग कायांतरित अवसाद से, जाहिर सी बात है नदियों के द्वारा ये दबाव पड़ा, तो ऊपरी भाग कायांतरित ही तो होंगे। कायांतरित अवसाद वहीं मिलेंगे जहां नदियां होंगी। अब क्यों होंगी? क्योंकि मान लीजिए नदी है, ये बह रही है, तो जो इसने गाद और मिट्टी यहाँ इकट्ठा करी, फिर क्या होगा? दूसरी बार एक लेयर ये बन जाएगी, फिर तीसरी बार ये लेयर बनेगी, चौथी बार ये लेयर बन जाएगी, ऐसे बनती चली जाएगी दाब और ताप के कारण, और अलग अलग गुण उसमें मिलेंगे। तो कायांतरित यानी काया में अंतर आता जाएगा। तो ये कहां मिलेंगे? ये आपको बृहद हिमालय में ही मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा याद करना है तो आप लंबाई और औसत ऊंचाई एक बार देख लीजिएगा, वैसे रटने की जरूरत नहीं है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग है, ये भी 2-4 बार अगर आपने पढ़ा ना तो रटने की जरूरत नहीं है। फिर लघु हिमालय, लघु हिमालय इसको मध्य हिमालय भी बोला जाता है। महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में है। अब इसको समझ लीजिए तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्या बोल रहे हैं? ये जो है महान हिमालय, आपका महान हिमालय है। फिर आपका है ये लघु हिमालय, ठीक है, और ये है महान, और फिर आपका ये है शिवालिक। ठीक, ये बोल रहे हैं महान हिमालय के दक्षिण, तो इसका उत्तर ये हुआ, दक्षिण ये हुआ, तो दक्षिण हुआ। और फिर शिवालिक हिमालय के उत्तर